से तेल लेने पर भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव। संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर का करारा जवाब। हम रूस से तेल खरीद जारी रखेंगे। भारत के जवाब से रूस हुआ गदगद। भारत के पास है आत्मसम्मान, लावरोव का बयान। रूस भारत की दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका ने टैरिफ पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन भारत अपने पुराने दोस्त रूस का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कह दिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन रूस से तेल खरीदना जारी रखा जाएगा। और इस जवाब से ट्रंप प्रशासन को सांप सूंघ गया और इस बीच रूस काफी खुश है। इसी को लेकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो कहा है वो सुनने लायक है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनाई गई स्वतंत्र विदेश नीति का मॉस्को सम्मान करता है। अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ भारत के रिश्ते भारत रूस संबंधों के लिए मानक नहीं हो सकते। इससे समझ सकते हैं कि कैसे लावरोव ने अमेरिका को जवाब दिया और भारत का समर्थन किया। जानकारों का कहना है कि अमेरिका इसीलिए नाराज है, भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। हमारे लाख मना करने के बावजूद भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से खुश नहीं है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया से युद्ध को खत्म करने में सक्षम नहीं हुए। हालांकि वह इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कदम भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए उठाया गया। तेल के खेल को लेकर भारत अपनी मजबूत स्थिति को जानता है और इसीलिए भारत का तर्क है कि ऐसी खरीदारी प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में रूस के युद्ध को फंडिंग करने में मदद करती है। ट्रंप ने नाटो सदस्यों से भी रूसी तेल के आयात को कम करने और चीन पर इसी तरह के टैक्स लगाने का आग्रह किया। हालांकि भारत ने इन कदमों को गलत बताया। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि रूस के साथ उसके बेहद पुराने रिश्ते रहे हैं और वो रूस से तेल खरीद जारी रखेगा। वहीं भारत ने नाटो चीफ के दावों को खारिज करते हुए कहा कि तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार आरोप है। एमईए प्रवक्ता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने जो तरीका बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उस तरह बात नहीं की। हम नाटो जैसे महत्वपूर्ण संगठन के नेतृत्व से सार्वजनिक बयानों से अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरतने की उम्मीद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने करारा जवाब भी दिया है, जिससे अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब रूसी विदेश मंत्री पहुंचे थे, लावरोव से सवाल पूछा गया कि अमेरिका लगातार दुनिया के देशों पर दबाव डाल रहा है वो रूस से तेल आयात कम करें, लेकिन भारत इसका पालन नहीं कर रहा। इस पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत के राष्ट्रीय हितों और मोदी जी की विदेश नीति की इज्जत करते हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेगा और रूस इसके लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने रूस को गदगद किया और अमेरिका को झन्नाटेदार जवाब दिया। इसके साथ ही नाटो को लपेट लिया। विदेशी मामलों की जानकारों के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत संयमित जवाब दे रहा है। आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कहा कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया और धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो व्यापार बंद कर देंगे, लेकिन भारत ने एक बार कह दिया कि हमने युद्ध तीसरे के कहने पर नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध रुकना चाहिए तो युद्ध रुका। इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका को कैसे भारत ने जवाब दिया, जिससे अमेरिका तिल मिला गया। अब एक और खबर आ रही कि भारत की दवाओं पर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया है। आप जानते हैं कि इस साल संयुक्त राष्ट्र संघ का 80वां सत्र है और इसी में भाग लेने के लिए रूसी विदेश मंत्री लावरोव अमेरिका में है और यहीं पर बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर बात की और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की सालाना बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में की। तेल आयात पर सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा वह भारतीय सहयोगियों से यह पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं करते कि वो किससे कितना तेल खरीदते हैं। जयशंकर ने उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत को तेल बेचना चाहता है तो वह शर्तों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन भारत किस देश से कितना खरीदता है यह उसका स्वयं का मामला है और इसका भारत अमेरिका संबंधों में कोई असर नहीं। इसी बयान पर रूस काफ़ी प्रभावित दिखा और भारत की पीठ थपथपाते हुए तारीफ की और कहा कि रूस और भारत के बीच आर्थिक साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है। दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग पर आधारित संबंध हैं जो किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कैसे रूस और भारत ने मिलकर अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी और अमेरिका बगले झाँक रहा है। देखना होगा कि अब अमेरिका आगे क्या करता है और फिर भारत की चाल क्या हो सकती है। It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come
inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. Madam President, forces unleashed by history since the founding of the UN propelled this body forward. As decolonization advanced, the world began to return to its natural diversity. The membership of the United Nations quadrupled, and the organization's role and remit grew significantly. In the era of globalization, its agenda evolved even further. Development goals took center stage, even as climate change emerged as a shared priority. Trade acquired greater prominence, while food and health access were recognized as essential to global well-being. Where security was concerned, the UN undertook peacekeeping operations and promoted disarmament discussions. As a result, the UN became a natural platform to debate key global issues. Madam President, we must ask ourselves today, how has the UN lived up to expectations? And just look at the state of the world. There are two significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? When a once-in-a-century pandemic hits us, we saw open discrimination in access to vaccines and to travel. Energy and food security have been the first casualties of conflict and disruption, especially since 2022. Better off societies insulated themselves by having the first call. The resource-stressed ones scrambled to survive, only to hear sanctimonious lectures thereafter. When it came to trade, non-market practices gamed rules and regimes. The resulting concentration exposed the world to leveraging. On top of that, we now see tariff volatility and uncertain market access.